क्या बात करना चाह रही हो तुम? किस बारे में कह रही हो बताओ मुझे। नंदिता ने उसकी तरफ देखा पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आनंद को कहे। मैं इंतजार कर रहा हूं नंदू, प्लीज बताओ मुझे क्या बात है, आनंद ने कहा तो नंदिता ने गहरी सांस ली और फिर उठकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या बात है बताओ मुझे। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए और सब तुमको भी ब्लेम करने लगे कि तुमने किसी को नहीं बताया। एटलीस्ट तुम मुझ पर विश्वास करके मुझे बता सकती हो कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, आनंद बोला तो नंदिता ने गहरी सांस ली। आनंद बस उसे देख रहा था और उसके चेहरे को समझने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर साहब प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। कई बार हो जाती है गलती इंसान से, इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान गलत है या उसका कैरेक्टर सही नहीं है, नंदिता बोली। मतलब क्या कहना चाहती हो, किसकी बात कर रही हो, आनंद समझ नहीं पा रहा था। आप समझदार हो डॉक्टर साहब और आप समझते हो आपके हॉस्पिटल में भी ऐसे कई केस जाते होंगे जहां लड़कियों के साथ गलत हो जाता है। और नंदिता कहते कहते रुक गई और उसका गला भर आया। आनंद ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों के बीच में लिया। क्या बात है नंदू, तुम इतनी क्यों परेशान हो? और बताओ क्या गलत क्या सही, किसके साथ क्या हुआ? पूरी कोशिश करूंगा समझने की और सुलझाने की, और जो सही लगेगा वही करूंगा, आनंद बोला। आपको पता है ना कि सिमन प्रेग्नेंट है, नंदू बोली। हाँ पता है, मैंने तो अभी चेकअप किया और इसके लिए मैंने अच्छा खासा निमेश को डांटा भी। वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है नंदू? हमारे घर के ऐसे संस्कार नहीं है कि शादी के पहले यह सब चीजें हो। भले हम लोग दिल्ली में रहते हैं पर दादी पापा और मम्मी ने हमें हमारी मर्यादा सिखाई है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि निमेश ऐसा कर सकता है। वह हम तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा समझदार और संजीदा रहा है, आनंद बोला। गलती निमेश भैया की नहीं है। आप गलत समझ रहे हो निमेश भैया को, नंदिता ने कहा तो आनंद ने आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा। मतलब उनकी कोई भी गलती नहीं है, नंदू बोली। तुम मुझे प्लीज साफ साफ बताओगी? यह पहेलियां बुझाना बंद करो नंद, आनंद इरिटेट होकर बोला। नंदिता ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ सोचा। सिमन प्रेग्नेंट है पर वह बच्चा निमेश का नहीं है, नंदिता ने जैसे ही कहा आनंद की आंखें बड़ी हो गई। निमेश का नहीं है? व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहती हो तुम? आप बच्चा अगर निमेश का नहीं है तो फिर उसने सिमन से शादी क्यों की? और चल क्या रहा है, आनंद थोड़ा नाराजगी से बोला। मैंने आपसे कहा था ना डॉक्टर साहब, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कुछ परिस्थितियां रही हो सिमन उसकी दोस्त है, नंदू बोली। यह बात पक्की है, आनंद बोला। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, सिमन खुद से ही बातें कर रही थी। अपने पेट पर हाथ रखकर है कि यह किसी और का बच्चा है और निमेश ने उसे नाम देने के लिए और सिमन की जिंदगी बचाने के लिए उससे शादी की है। अब मुझे नहीं पता कि सिमन के साथ क्या हुआ है। उसे किसी ने धोखा दिया है, उसके साथ जबरदस्ती हुई है या और कुछ, पर निमेश की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने तो एक बेसहारा लड़की की जान और इज्जत दोनों बचाई है, नंदू बोली और उसकी आंखें भर आई। तुम क्यों इतनी इमोशनल हो रही हो? हाँ ठीक है, अच्छा काम किया निमेश ने। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा है। अगर सभी ऐसा सोचने लगे तो फिर हमारे देश में अनाथ आश्रम ही न रहे और ना ही बेसहारा लड़कियां, आनंद बोला। मुझे दुख इस बात का हो रहा है डॉ साहब की, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर, हमेशा लड़कियों को ही क्यों सहना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि क्या गलत क्या सही। मैं यह भी मानती हूं कि गलती शायद सिम्मी की भी रही होगी। उसे ऐसे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, पर होता है ना डॉक्टर साहब, कभी कभी इंसान प्यार में होता है और सही गलत नहीं समझ पाता। पर कोई किसी को धोखा कैसे दे सकता है? ऐसे कैसे कर सकता है जिसे प्यार करता हो वो प्रेग्नेंट हो और फिर आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाए? ऐसे लोगों से सख्त नफरत है मुझे, जो पहले इतना आगे बढ़ जाते हैं और जब जिम्मेदारी की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, नंदू बोली। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नंदू, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। या तो आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी जिम्मेदारी लो तभी आगे बढ़ो, और अगर आप में जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं है तो आपको अपने कदम कभी भी इतने आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
और तुम यहां पर भी सही हो, गलती सिर्फ उस लड़के की नहीं सिमरन से की भी है। किसी पर भी इतना विश्वास नहीं होना चाहिए कि बिना शादी किए बिना किसी रिश्ते के इतना आगे बढ़ जाओ, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। उसे कितना भी प्यार करते हो, आनंद बोला। और जरूरी तो नहीं डॉक्टर साहब यह सब प्यार का नतीजा हो सकता है सिमरन के साथ कुछ। कहते कहते नंदू रुक गई। जो भी हो पर मुझे अपने भाई पर प्राउड फील हो रहा है। मैं जानता था कि वो समझदार है, पर इतना इतना बड़ा काम कर जाएगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने बेवजह ही उसे डांट दिया जबकि उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, आनंद बोला। यही तो बात है, कई बार जो चीजें दिखती है वह होती नहीं और जो हम सोचते हैं वह दिखती नहीं है। पर आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप निमेश भैया से नाराजगी मत रखो, क्योंकि अब तो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूं कि वह गलत नहीं है। पूरा परिवार उनसे नाराज है, पर हमें उनका साथ देना चाहिए ताकि सिमरन को सब एक्सेप्ट कर ले और वह इस परिवार में आराम से एडजस्ट हो जाए, क्योंकि जो कुछ भी हो अब वह निमेश भैया की वाइफ है और अगर सिमरन खुश है तो निमेश भैया भी खुश हैं और उन दोनों की खुशी से ही इस परिवार की भी खुशी है और चाची की भी, नंदिता ने कहा। नंदू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं और तुम हम दोनों ही निमेश और सिमरन का साथ देंगे और उनका ध्यान रखेंगे। और तुम कोशिश करना जल्दी से जल्दी सिमरन और चाची के बीच में चीजें ठीक हो जाए। एक बार चाची ने उसे एक्सेप्ट कर लिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इस दौरान किसी को इन सब बातों के बारे में पता ना चले, आनंद बोला। जी डॉक्टर साहब, मैंने वादा किया है सिम्मी से कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और आप भी प्लीज यह बात किसी से भी मत कहिएगा। आप समझ रहे हैं ना, यह बहुत बड़ी बात है और फिर अगर बात एक जन से दूसरे जन तक जाएगी तो बेवजह ही सिमरन की बेइज्जती होगी और उसे अभी शायद चाची एक्सेप्ट भी कर ले। इतना बड़ा सच जानकर उसे चाची तो क्या मुझे नहीं लगता घर में कोई भी एक्सेप्ट करेगा, नंदू बोली। तुम ठीक कह रही हो, मैं ध्यान रखूंगा, किसी से भी इस बारे में कोई भी चर्चा नहीं करूंगा। हमारे लिए सिमरन निमेश की वाइफ है और यह बच्चा निमेश और सिमरन का बच्चा है, इससे ज्यादा हमें और न कुछ कहना है और न कुछ सोचना है, आनंद ने कहा। तो नंदू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थैंक यू सो मच, आपने बात को समझा भी और मेरा साथ देने का भी सोचा, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी यही लग रहा था कि सही गलत जो भी हो पर आज की तारीख में सिम्मी निमेश की वाइफ है और इस हिसाब से वह बच्चा भी निमेश का है, तो हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। वैसे भी यह निर्णय सिमरन और निमेश का है कि उन्हें बच्चे की असलियत के बारे में घर वालों को बताना है कि नहीं बताना है, नंदू बोली। ठीक है चलो, एक काम करता हूँ, तुम्हारे नेक्स्ट वीक की टिकट करा देता हूँ, तब तो जाने का सही रहेगा न, और फिर मैं भी आऊँगा तुमको लेने और भैया भाभी से मिलने, आनंद ने कहा। तो नंदू ने हाँ में गर्दन हिला दी। आनंद उसके टिकट कराने लगा तो वही नंदिता उठकर बालकनी में आ गई। उसके दिमाग में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। आनंद नंदिता के टिकट कराने लगा तो वही नंदिता बालकनी में खड़े होकर पीछे देखने, ना जाने क्यों उसका मन आज थोड़ा दुखी हो गया था सिमरन की बातों से। उसे सिमरन पर बिल्कुल भी नाराजगी नहीं थी, ना ही कोई इस बात का अफसोस था कि न जाने किसका बच्चा है जिसे राठौर परिवार का नाम दिया जा रहा है, बल्कि उसे दुख हो रहा था, तकलीफ हो रही थी इस बात की है कि सिमरन के साथ ऐसा किसने किया। पता नहीं कब समय बदलेगा हम लड़कियों के लिए, कब हमें गलत नहीं कहा जाएगा। मैं सिमरन को गलत नहीं कह रही हूं, कह भी नहीं सकती, क्योंकि मैं भी उसकी तरह लड़की हूं। हाँ मैं मानती हूं कि अगर यह सब कुछ सहमति से हुआ है तो सिमरन को ध्यान देना चाहिए था। यूं ही किसी पर आंख बंद करके तो विश्वास नहीं किया जा सकता ना। आपको सामने वाले को पहले समझना होता है वह आपका साथ देने लायक है कि नहीं है, तभी रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। पर शायद यहां सिमरन से गलती हो गई और प्यार के नाम पर उसे धोखा मिला। नंदू खुद से बोल रही थी। धोखा मिला उसे, पर क्या यह सही है कि एक लड़की को प्रेग्नेंट करके बीच मझधार में छोड़कर चले जाना? क्या इंसानियत है ये? पता नहीं लोग कब लड़कियों को सिर्फ एक खिलौना समझना बंद करेंगे, और अगर सिमरन के साथ किसी ने जबरदस्ती की है तब तो और भी गलत बात है। पर जब तक वह मुझे नहीं बताती मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। एक बार वह मुझ पर विश्वास करके मुझे अपना समझकर बताएगी तो मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं, उन्हें यूज करते हैं और फिर एक टिश्यू की तरफ फेंक देते हैं। नंदू अपनी सोच में डूबी थी कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने कमरे में आकर फोन देखा तो नेहा का कॉल था।
नंदू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सारी टेंशन जाती रही। उसने तुरंत कॉल लिया और मुस्कुराते हुए बालकनी में आकर बैठ गई। और बता, मिल गई फुर्सत? कहाँ तो कहती थी कि दिल्ली में है तो हर संडे सैटरडे मिला करेंगे, पर यहाँ तो जब से मैं आई हूँ तुम्हारा अता पता ही नहीं है, नंदिता ने शिकायत की। बताया तो था ना तुझे कि मुझे एक ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु भेजा जा रहा है। बस आ रही हूँ थोड़े दिनों में और फिर हम दोनों मिलेंगे, नेहा बोली। मैं भी अगले हफ्ते पहले जबलपुर जा रही हूँ, उससे पहले आना होगा तेरा कि नहीं होगा? नंदिता ने पूछा। ठीक है, तो फिर जबलपुर में ही मिलते हैं, मैं यहाँ आकर जबलपुर आ जाऊंगी कुछ दिन के लिए। वही हम दोनों दोस्तों की मस्ती जी भरकर होगी, नेहा ने कहा। ठीक है, मैं तेरा इंतजार करूंगी, नंदिता बोली। हाँ, और मुझे तुझे कुछ बताना भी था, नेहा ने कहा। क्या, किसके बारे में? नंदिता बोली। एक लड़का है, नेहा ने कहा। कौन? नंदिता ने पूछा। आर्यन नाम है उसका। एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। अच्छा है, समझदार है, खुशमिजाज है और मुझे पसंद है। उसके साथ रहना, उससे बात करना मुझे अच्छा लगता है, नेहा बोली। नंदिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देख नेहा, तू मेरी दोस्त है तो बस तुझसे इतना ही कहूंगी कि उसे अच्छे से जानना समझना। तुम समझ रही हो ना? परिवार के नाम पर तो कोई भी है नहीं तुम्हारा जो उसकी जांच पड़ताल करे। तुम्हारे मामा मामी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ भाई साहब, जरूर एक बार उससे मिलेंगे, बात करेंगे, और फिर भी यह बहुत बड़ी बात है। जिंदगी भर का सवाल है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना, नंदिता बोली। बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। वह बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है और शायद मुझे प्यार भी करता है। अभी तक हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पर वह भी मुझे हर दूसरे दिन फोन करता है और पूछता है कि मैं दिल्ली कब वापस आ रही हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मुझे भी कोई चाहता है। हमेशा से प्यार और परिवार के लिए तरसी हूं मैं। अब जाकर ऐसा लगता है कि जिंदगी में प्यार आएगा और मेरा भी एक परिवार होगा। प्यार हमेशा तुम्हारे घर में ढूंढा है। मको अपनी बहन भाई साहब और भाभी को अपने भैया भाभी मानकर रही हूं, क्योंकि मामा मामी ने प्यार दिया ही नहीं जिसकी मुझे चाहत थी। अब ऐसा लगता है कि आर्यन मेरी जिंदगी में खुशियां और प्यार सब लेकर आएगा, नेहा बोली। भगवान करे ऐसा ही हो और मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए। फिर भी तुमसे यही कहूंगी, केयरफुल रहना और अच्छे से सोच समझकर ही निर्णय लेना, क्योंकि आजकल धोखेबाज बहुत हो गए हैं और इनका कोई भरोसा नहीं रह गया है। पहले लोग वादा करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, नंदिता बोली। थी तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? हाँ, मैं जानती हूं कि धोखेबाज लोग होते हैं, लड़कियों का फायदा भी उठाने वाले होते हैं, पर मेरा आर्यन ऐसा नहीं है। वह बहुत डिसेंट लड़का है। आज तक कभी उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि मैं उस पर कोई शक करूं। और अगर हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तो जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा, नेहा बोली। नहीं, मैं तुझे नेगेटिव नहीं बोल रही हूं और ना ही तुझे डिमोलाइज कर रही हूं। मैं भी चाहती हूं कि तेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जो तुझे बहुत प्यार करे और तेरी जिंदगी में खुशहाली हो। किसी बात की कोई कमी न रहे, बस थोड़ा सा कभी कभी डर लगता है। बाकी तू फिक्र मत कर, मेरा परिवार और मैं हमेशा तेरे साथ है। भाई साहब भाभी और मैं। अगर तुझे कभी भी कुछ भी कहना हो तो बेझिझक भाई साहब और भाभी से कह सकती है, और मैं तो हूं ही हर पल हर परिस्थिति में तेरा साथ देने के लिए, नंदू बोली। जानती हूं कि तू मेरा साथ देगी, बहुत प्यार करती है तू मुझे और हमेशा मेरा विश्वास करेगी और मेरा भला चाहेगी। इसीलिए तो तू मेरी इतनी अच्छी दोस्त है। चल अभी रखती हूं, मुझे भी सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि मैं भी नेक्स्ट वीक यहां से दिल्ली आ रही हूं और फिर दिल्ली से जबलपुर भी तो आना है, क्योंकि असली मस्ती तो वही होगी, तेरी ससुराल आकर क्या ही तो करूंगी। वहां पर तो एक बंधन होगा, इतना बड़ा परिवार है तेरा, हम फ्री नहीं रह पाएंगे, नेहा ने कहा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, जबलपुर में हम मिलेंगे, फिर बाकी दिल्ली में। मैं भी इतना समझ गई हूं कि कभी तेरा मन करेगा मिलने का तो मैं आ जाया करूंगी तुझसे मिलने के लिए। अभी तू घर नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। एकदम फ्री है, डॉक्टर साहब और उनका परिवार बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल, और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा।
और तुम एक दो बार आओगी ना तो तुमको बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा जैसे जबलपुर का हमारा घर था, नंदिता ने कहा। हाँ बाबा आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, पर अभी पहले जबलपुर में तो मिल ही रहे हैं, फिर जल्दी ही तुम्हारे घर भी आऊंगी, नेहा बोली। और क्या अब अच्छा है तेरा यहाँ पर जॉब हो तो कम से कम घर के स्ट्रेस से दूर है, नंदिता ने कहा। बस एक ही टेंशन है आप मुझे कहीं से भी कैसे भी करके मुझे मेरा भाई मिल जाए, नेहा बोली। तुम बेवजह की उम्मीद पाल रही हो इतने सालों में, जब उसका कुछ पता नहीं चला तो अब क्यों उम्मीद लगा रखी है, नंदिता बोली। उम्मीद पर दुनिया टिकी है और मुझे विश्वास है कि वो मुझे जरूर मिलेंगे, नेहा बोली। भगवान करे ऐसा ही हो, तुम्हारे भैया भी मिल जाएं और आर्यन के साथ तेरा रिश्ता भी मंजिल पा जाए, नंदिता बोली। कुछ देर बात करके उसने कॉल कट किया और अंदर आ गई। आनंद ने टिकट बुक कर दिए था। लंच टाइम हो गया था तो दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ चल दिए। दोनों डाइनिंग हॉल में मैं आए तब तक परिवार के बाकी लोग भी आ चुके थे। सबके चेहरे पर अजीब से भाव पर उदासी थी। शोभना के कहने पर सिमन को घर के अंदर आने की इजाजत मिल गई थी और उसका गृह प्रवेश भी हो गया था, पर निमेश की इस हरकत ने परिवार में हर किसी का दिल दुखाया था और सब कम या ज्यादा पर नाराजगी तो थे ही। सब लोग खाने के लिए आ चुके थे, निमेश भी आ गया था, पर सिमन वहां पर नहीं थी। आनंद ने नंदिता की तरफ देखा था और उसने आंखों ही आंखों में इशारा किया। नंदू जाओ, जाकर सिमन को भी बुला लाओ, खाने का टाइम हो गया है और संडे के दिन तो पूरा परिवार साथ में ही खाना खाता है ना, आनंद ने कहा। जी डॉक्टर साहब, नंदिता बोली और जाने लगी। अगर वह यहाँ पर आएगी तो मैं साथ में खाना नहीं खाऊंगी, रूपाली उठ खड़ी हुई तो नंदू के कदम रुक गए। चाची जी प्लीज मेरी खातिर आप बात मत कीजिए, कोई बात नहीं है, नाराज हो नाराज रहिए जब तक आपको तसल्ली नहीं होती, पर हमारी फैमिली का रूल है कि संडे के दिन हम अगर घर पर होते हैं तो सब साथ में खाना खाते हैं। और अब सिमन इस परिवार का हिस्सा है, निमेश की वाइफ है तो उसे भी हमारे साथ शामिल होने का हक है, आनंद ने कहा। मैं उसे नहीं घर का सदस्य मानती हूं और ना ही निमेश की वाइफ, इसलिए मैं उसके साथ खाना नहीं खाऊंगी, रूपाली ने फिर से नाराजगी से कहा। रूपाली बात को पढ़ाने का क्या फायदा है? जरूरी नहीं है कि हर बार तुम इस तरीके का बचकाना व्यवहार करो ही, अमृत बोले। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं, आप प्लीज हर समय मुझे मत समझाया करो। यह सब आपके लाड प्यार का ही नतीजा है जो बातें इस तरीके से हो रही हैं, रूपाली बोली। पर मम्मी भैया कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? सिमन भाभी फैमिली का हिस्सा है, मिताली बोली। तुम चुप रहा करो, तुमसे कितनी बार कहा है बड़ों के बीच में मत बोला करो, और एक बात कान खोलकर सुन लो मिताली। यह मत सोचना कि आज निमेश ने कर लिया है तो कल तुम भी ऐसा कर लोगी। याद रखना, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगी और तुम्हें इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं होगी, रूपाली ने कहा तो मिताली एकदम सिहर उठी। अमृत एकदम से गहरी सांस ली, पर वो जानते थे कि उनके समझाने का रूपाली पर कोई भी असर नहीं होगा। रूपाली शांत हो जाओ, इस तरह से व्यवहार नहीं करते। मैं मानता हूं निमेश ने सही नहीं किया, पर एक बच्चे ने अगर कुछ गलत कर दिया इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबको एक ही तराजू में तौलने लगो, सूरज बोले। पर भैया, रूपाली ने कहा। कहा ना मैंने, शांत हो जाओ और बैठ जाओ। तुम निमेश नहीं हो और ना ही बच्ची हो। समझदार हो, बच्चे बड़े हो चुके हैं तुम्हारे, बहू आ चुकी है, थोड़ी तो अपने व्यवहार में गहराई लाओ, सूरज बोले तो रूपाली ने नजर झुका ली। नंदिता बेटा सिमन को बुला लाओ, सूरज ने कहा तो रूपाली ने उनकी तरफ देखा। हमारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाता और वो निमेश की वाइफ है। कानूनन भी और सामाजिक तौर पर भी उसका इस घर पर पूरा पूरा अधिकार है और उसके अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह है। तुम सास बहू के मामले में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, पर इस घर का बड़ा बेटा होने के नाते यह अधिकार अभी तक मेरे पास ही है कि घर में सबको सम्मान और हक मिले। और मैंने सिमरन को निमेश की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है और साथ ही मां और अमृत ने भी, सूरज बोले। हाँ सूरज, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जो नाराजगी है वो हम सबका व्यक्तिगत मामला है और उसको व्यक्तिगत ही रखा जाए तो बेहतर है। परिवार के बीच में ये बातें नहीं आनी चाहिए।
और सिमरन इस परिवार की है तो उसका भी उतना ही अधिकार है जितना कि घर की बाकी बहुओं का, यानी कि संध्या, रूपाली और नंदिता। शोभना बोली। पर माँ, मैं संध्या भाभी या नंदिता गलत तरीके से घर में नहीं आए हैं। हम लोगों को आपने चुना था, पूरे समाज के सामने हमारा रिश्ता हुआ था। हमारी बराबरी सिमरन से कैसे हो सकती है? रूपाली बोली। अगर ऐसी बात है तो फिर निमेश यहाँ क्या कर रहा है? अगर तुम्हारा बेटा है तो उसे माफी भी मिल गई और परिवार के साथ बैठने का अधिकार भी, और सिमरन क्योंकि दूसरे परिवार से आई है तो उसके साथ नाइंसाफी? यह दोगला व्यवहार ठीक नहीं है ना रूपाली। अगर तुम्हें नाराज होना है तो पहले अपने बेटे से नाराज हो, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला हक निमेश पर है, और अगर तुम इसको माफ कर सकती हो तो सिमरन को क्यों नहीं? शोभना ने कहा तो रूपाली ने उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं दिया। अमृत ने नंदिता को इशारा किया तो वह सिमरन के कमरे की तरफ चल दी। सिमरन कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसे भी बाहर की बातों का अंदाजा हो रहा था, क्योंकि दरवाज़ा खुला होने से आवाज़ उसके कमरे में भी आ रही थी और उसको इस बात के लिए ही घबराहट हो रही थी। तभी नंदिता ने उसके दरवाजे नॉक किया तो सिमरन ने पलट कर देखा। चलो सिमरन, लंच के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, नंदू ने कहा। प्लीज़ भाभी, मुझे नहीं आना है। देखा ना आपने, आंटी इतना ज्यादा नाराज हो रही है। मैं कैसे आऊंगी उनके सामने? मुझे दिखेंगी तो और ज्यादा हर्ट हो जाएंगी, सिमरन परेशान होकर बोली। देखो देखो सिमरन, मेरी बात ध्यान से सुनो। गलती तो तुम दोनों ने की है और चाची की नाराजगी गलत नहीं है। वो माँ है निमेश की। उनके बहुत अरमान थे निमेश की शादी को लेकर, और जब औलाद ऐसी हरकत करती है तो माँ बाप का दिल के साथ गुरूर भी टूट जाता है। नंदू बोली तो सिमरन की नजर झुक गई। अगर दिल दुखाया है तो मनाना भी होगा। अब यूं छिपने या पीछे हटने से कुछ भी नहीं होगा। जो होना था वह हो चुका है, अब तुम्हें कोशिश करनी है चाची के मन में अपने लिए जगह बनाने की, और यह तभी होगा जब तुम उनके सामने आओगी, उनका काम करोगी। उनको एहसास कराना होगा कि तुम वैसी लड़की नहीं हो जैसा वह सोच रही है। नंदू बोली तो सिमरन की आंखें भर आई। नंदू ने उसका हाथ थैंक के हौले से थपका। उन्हें अगर एक बार यह महसूस हो गया कि उनके बेटे का फ्यूचर सेफ है तुम्हारे साथ और उनके बेटे ने सही लड़की का चुनाव किया है तो वह तुम्हें अपना लेंगी, और यह सब तो तभी होगा ना जब तुम उनसे मिलोगी, उनके सामने आओगी। अगर कमरे में बैठी रहोगी तो तुम दोनों के रिश्ते कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, नंदिता ने कहा। सिमरन को अब हिम्मत मिली। मैं, डॉक्टर साहब और दादी माँ है तुम्हारे साथ। हम सब तुम्हारे साथ है, पर कोशिश तो फिर भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल तुमने और निमेश ने दुखाया है तो उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश भी तुमको ही करनी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत आज से ही करो, नंदू बोली। क्या यह हो पाएगा भाभी? क्या वह मुझे कभी माफ करेंगी? सिमरन ने कहा। बिल्कुल करेंगी, अगर तुम अपने पूरे मन से कोशिश करोगी, सच्चे दिल से कोशिश करोगी तो वह जरूर मानेगी। पर कोशिश सच्ची होनी चाहिए, दिखावा नहीं। समझ रही हो ना? नंदिता ने कहा। जी भाभी, सिमरन बोली और नंदिता के साथ बाहर आ गई। उसके पैर कांप रहे थे, उसे बेहद डर लग रहा था, क्योंकि जब से वह यहाँ आई थी रूपाली के व्यवहार ने उसे एकदम से डरा दिया था, और सब लोगों को देखकर एक पल को उसके कदम रुक गए। नंदिता ने उसका हाथ थामा और उसके साथ डाइनिंग टेबल तक आई। सिमरन बेटा बैठो, शोभना ने कहा तो सिमरन उनके बाजू वाली चेयर पर बैठ गई। माला और बाकी सर्वेंट ने सबकी प्लेट्स लगा दी। रूपाली के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था और वह बिल्कुल भी सिमरन की तरफ नहीं देख रही थी। सिमरन बेटा, हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, अचानक सूरज बोले तो सिमरन ने घबरा के निमेश की तरफ देखा। सिमरन बेटा, हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, अचानक सूरज बोले तो सिमरन ने घबरा के निमेश की तरफ देखा। हाँ बेटा सिमरन, सूरज भैया सही कह रहे हैं। हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। शादी तुम लोगों ने अपनी मर्जी से कर ली, पर समाज को दिखाने के लिए कुछ रस्में, कुछ रीति रिवाज होते हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर हम तय कर लेते हैं। और फिर एक दिन तुम्हारा रिसेप्शन रख देते हैं, ताकि समाज को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में बता सके, अमृत बोले। निमेश ने पानी का गिलास उठाकर पानी पिया और फिर अमृत की तरफ देखा। पापा, एक प्रॉब्लम है, निमेश बोला तो अमृत ने घूर कर उसकी तरफ देखा।
वह हम दोनों की शादी के कारण सिमन के पेरेंट्स नाराज हैं तो शायद वह अभी आप लोगों से मिलना नहीं चाहेंगे। थोड़ा सा टाइम दीजिए, जैसे ही सब कुछ ठीक होगा आप लोग उन लोगों से मिल सकते हो, निमेश बोला। जब माँ बाप को पूछे बिना बच्चे इतना बड़ा निर्णय ले लेते हैं तो माँ बाप का नाराज होना तो जायज है ना। पर इसका मतलब यह नहीं कि जो गलती तुम लोगों ने की वह गलती हम लोग भी करें। जो हो गया सो हो गया, पर अब हम उन लोगों से मिलकर बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे ताकि दोनों लोग मिलकर एक रिसेप्शन रख सके। वरना कल को कई लोग सवाल करेंगे और फिर एक एक को जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। यह समझ रहे हो ना तुम? सूरज बोले। लेकिन बड़े पापा, निमेश ने कहना चाहा तभी आनंद ने उसके सामने हथेली कर दी। एक उपाय है पापा, अगर आप लोग माने तो, आनंद बोला। क्या अब तुम क्या कहना चाहते हो? सूरज बोले। मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं और नंदिता जाकर सिमन के पेरेंट्स से मिलते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। निमेश को शायद इसी बात का डर होगा कि आप लोग जाओगे और कहीं वह लोग आपके साथ कोई गलत व्यवहार ना करें, कहीं आपका अपमान ना करें। तो एक बार हम लोग मिलकर आ जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आप बड़े लोग मिल लीजिएगा, आनंद बोला तो सूरज ने अमृत की तरफ देखा, जिससे कि अगर वह हम लोगों को एक दो बातें कह भी देंगे तो कोई बात नहीं है। हम तो बच्चे हैं, बुरा मानने की कोई बात नहीं है और ना ही कोई मान सम्मान का प्रश्न उठेगा। पर अगर उन्होंने आपको कुछ गलत बोला है या आपने उन्हें गुस्से में कुछ बोल दिया तो बात बढ़ सकती है, आनंद ने कहा। बिल्कुल सही कह रहा है आनंद। मैं भी यही सोच रही थी कि बड़े लोगों को मिलने से पहले बेहतर होगा कि आनंद जाकर उनसे मिल ले। वैसे भी निमेश का बड़ा भाई है तो इस नाते बात कर सकता है, संध्या ने कहा। हाँ तो फिर तरह तुम एक काम करो आनंद, आज शाम ही तुम और नंदिता सिमन के घर जाओ और मिस्टर मल्होत्रा से मिलो। अब जो हो गया सो हो गया, पर उन्हें समझाने की कोशिश करो कि हो सके तो बच्चों को माफ कर दें। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, फिर भी एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए। अगर वह लोग शांति से मान जाते हैं तो फिर हम जल्दी ही एक रिसेप्शन रख देंगे ताकि सबको बता सके कि सिमन और निमेश की शादी हो गई है, शोभना बोली। जी दादी माँ, मैं और नंदू आज शाम ही चले जाएंगे, आनंद ने कहा। जहां निमेश इस बात से परेशान था वहीं सिमन भी बेचैन थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे और आनंद और नंदिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लंच के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। निमेश भी अपने कमरे में आया तो देखा सिमन से बेचैनी से इधर से उधर घूम रही थी। इतने स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा था ना कि आराम करो और ज्यादा मत सोचो, निमेश बोला। लेकिन सिम्मी ने उदासी से कहा। इतना सोचोगी तो कैसे चलेगा, निमेश उसके कंधे पकड़ उसे सोफे पर बिठाया। पर मैं रिलैक्स कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरे घर पर कोई भी गया तो पापा मम्मी जरूर कुछ ना कुछ गलत बात बोल देंगे और फिर, कहते कहते सिमन रुक गई और उसकी आंखें भर आई। तुम चिंता मत करो, मैं भैया और भाभी से बात करता हूं। अगर जाने का मिलने का प्रोग्राम अभी कैंसिल हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाने देते हैं। कभी ना कभी तो बात करनी होगी। जिंदगी भर तो तुम इस तरीके से नहीं रह सकती ना कि तुम्हारी मम्मी पापा से तुम्हारी कोई बात ना हो या उनका यहां आना जाना ना हो। घर वाले भी कभी ना कभी तो उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करेंगे ही ना, निमेश बोला। और सब सही तो रहेगा ना, सिमर ने परेशान होकर कहा। निमेश ने आगे आकर उसे हौले से सीने से लगाया। ट्रस्ट मी सिम्मी, मैंने कहा ना सब सही रहेगा, वादा किया है ना तुमको कि मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, न तुम्हारे साथ और न बेबी के साथ, तो बस विश्वास रखो और इतना टेंशन मत लिया करो। धीरे धीरे सब मान जाएंगे। आज थोड़ी सी जगह मिली है तुम्हें सबके मन में और जिंदगी में थोड़ी कोशिश और करनी है, फिर सब तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, निमेश ने कहा। पर आंटी, मुझसे बहुत नाराज है वो, सिमन की आंखों में आंसू भर आए। माँ है वह और उन्हें मैंने हर्ट किया है तो तकलीफ तो होगी, जाहिर सी बात है, और वो मुझसे भी नाराज है, पर मैं उनका बेटा हूं और मैंने जाकर उनसे माफी मांग ली तो उनका दिल थोड़ा सा पसीज गया है। पर अभी तुमसे नाराज ही रहेगी। समझने की कोशिश करो सिम्मी और इस बात को दिल पर मत लो। थोड़ा समय लगेगा पर मुझे विश्वास है कि जल्दी सब सही हो जाएगा, निमेश ने उसके गाल से हाथ लगाकर कहा तो सिमन ने गर्दन हिला दी।
मैं साथ हूं तो फिर डरने की कोई बात नहीं। मैं हर कुछ संभाल लूंगा, बस तुम खुश रहो और थोड़ी अपनी कोशिश करो, निमेश बोला। सिमरन ने कोई जवाब नहीं दिया। निमेश उठकर जैसे ही जाने लगा, सिमरन ने फिर से वही सवाल रिपीट कर दिया। तुमने आखिर ऐसा किया क्यों? मतलब तुम्हारा पूरा भरा पूरा परिवार है, तुमसे सबको नाराज करके मेरा हाथ क्यों थाम लिया? सिमरन ने फिर से सवाल किया। एक ही सवाल तुम 2 दिन में 10 बार पूछ चुकी हो और मेरे पास एक ही जवाब है। समय आएगा तब तुम्हें जवाब दे दूंगा। तब तक मुझसे कुछ मत पूछो, अभी अपना और बेबी का ख्याल रखो, बाकी कुछ नहीं, निमेश बोला और कमरे से बाहर निकलकर आनंद नंदिता के कमरे में आया। भैया भाभी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, निमेश ने आकर कहा। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, आनंद बोला तो निमेश अंदर आ गया और आनंद के पास बैठ गया, पर उसके चेहरे पर परेशानी थी। क्यों परेशान हो, इतना क्या बात है? अगर कुछ परेशानी है तो तुम बेझिझक मुझसे शेयर कर सकते हो, आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। भैया आप लोग शाम को और सिमरन के घर जा रहे हो ना, तो हो सकता है उसके पापा नाराज हो या कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, तो आप प्लीज दिल पर मत लगाइएगा, निमेश ने कहा। तुम्हारा बड़ा भाई हूं, अगर तुम्हारे लिए 2 बातें सुन लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अगर उन्होंने तुम दोनों को माफ कर दिया तो तुम्हारे लिए और सिमरन के लिए अच्छा होगा। किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं है अपने माँ बाप को भुलाना, समझ रहे हो ना तुम, आनंद बोला। पर वो, कहते कहते निमेश रुक गया। तुम बेफिक्र होकर मुझे बता सकते हो क्या बात है, आनंद ने कहा। वह सिमरन ने उनका घर आज नहीं छोड़ा है। सिमरन उनका घर 2 महीने पहले ही छोड़कर आ गई थी, निमेश ने कहा तो आनंद ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। मतलब क्या कहना चाहते हो, मुझे क्लियर करोगे, आनंद बोला। मतलब भैया कि सिमरन ने 2 महीने पहले ही घर छोड़ दिया था और उसके पापा को यही लगता है कि सिमरन अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में कहीं रहती है और इसीलिए वह सिमरन से बेहद नाराज हैं, निमेश ने कहा तो आनंद ने गहरी सांस लेकर नंदिता की तरफ देखा। नंदिता ने पलकें झपकाई। मैं जानता हूं कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, पर ये इस तरीका का सच, आनंद बोला तो निमेश की नजर झुक गई। उसने सिर्फ प्यार किया था, सच्चा प्यार वैभव से, अब उसे धोखा मिला तो ये किस्मत की बात है, निमेश बोला। अगर तुम विश्वास करो तो मुझे सारा सच बता सकते हो ताकि मैं और नंदू तुम्हारी मदद कर सके, वरना सच अगर किसी दूसरे के सामने आ गया तो तुमसे मैनेज करते नहीं बनेगा, आनंद ने जैसे ही कहा निमेश ने आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखा। भैया वह, निमेश हड़बड़ा गया। आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौले से दबाया। भाई हूं तुम्हारा, बड़ा जानता हूं इतनी बड़ी बात एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, पर डॉक्टर हूं इसलिए इस तरीके के केस रोज देख रहा हूं, जहां कई बार गलती होते हुए तो कई बार बिना गलती के सजा लड़कियां भुगतती हैं। आए दिन हॉस्पिटल में ऐसे केस आते हैं। मैं यहां पर तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं, उल्टा मैं खुश हूं और मुझे प्राउड फील हो रहा है कि तुमने एक लड़की की तकलीफ को समझा और उसे दूर करने की कोशिश की, आनंद बोला तो निमेश ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुम बेझिझक मुझे अपना और सिमी का सच बता सकते हो ताकि मैं और नंदू तुम्हारी मदद कर सकें और सिमन के पापा को भी समझा सके। साथ ही अगर कल को घर में कोई परेशानी खड़ी होती है या किसी को कोई सच पता चलता है तो हम उन्हें भी संभाल सके, आनंद बोला। निमेश ने गहरी सांस ली और नंदिता और आनंद की तरफ देखा। नंदिता ने पलकें झपकाई कर उसे आश्वासन दिया कि वह बता सकता है। निमेश भैया विश्वास कीजिए, आप मेरे लिए बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो। ऐसा कभी भी मैं और डॉक्टर साहब नहीं करेंगे जो आपको या सिमरन के लिए सही ना हो या जिससे सिमरन की इज्जत पर कोई बात आए या उसकी इमेज खराब हो। मेरे लिए इस घर की एकता और सबका सम्मान बहुत महत्व रखता है, नंदू बोली। भैया मैं सिमरन को प्यार करता हूं, बहुत पहले से करता था, जब कॉलेज में था। वह भी हमारे कॉलेज में थी, फिर मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और सिमरन कॉलेज में ही रही। जब आपकी शादी की बात चल रही थी तभी एक दिन मैंने सिमरन को प्रपोज करने के बारे में सोचा था और मैं अंगूठी लेकर उसके बर्थडे पार्टी में भी गया था। तभी मैंने देखा कि सिमरन वैभव के साथ है। वैभव हमारा सीनियर था। वैभव ने सिम्मी को प्रपोज किया और सिम्मी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, निमेश बोला तो नंदू ने आनंद की तरफ देखा। सिमरन की खुशी के खातिर मैंने अपने कदम पीछे ले लिए, वही मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हो गई, निमेश बोला। मतलब,
आनंद ने कहा। मतलब सिमन वैभव को बहुत चाहती है पर वह लड़का इस लायक नहीं निकला। सिमन ने जब अपने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने नहीं मानी और सिम्मी को निकाल दिया घर से। उसकी खातिर सिमन ने अपना घर छोड़ दिया और उसके साथ जाकर एक फ्लैट में रहने लगी। वैभव 2 दिन उसके साथ रहा और फिर जब बात शादी की आई तो उस लड़के ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाने से मना कर दिया और सिम्मी को छोड़कर चला गया। उसके माँ बाप ने सिमन को अपनाने से मना कर दिया और उसकी शादी कहीं और कर दी। सिमन ने जब सवाल किया तो उसने साफ मना कर दिया, बोल दिया कि वह अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। सिमन अकेली रह गई थी उस फ्लैट में। दिन रात रोती थी, डिप्रेशन में जाने लगी और बीमार रहने लगी। एक फ्रेंड ने मुझे सिमन के बारे में बताया कि सिमन ने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो मैं तुरंत वहां पहुंचा और सिमन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। सिमन ने पॉइजन लिया था। उसकी बॉडी से जहर को निकाल दिया गया और उसकी जान भी बच गई, पर सिमन दोबारा जान देने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके मन से जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। दूसरा, वह अकेली हो गई थी और प्रेग्नेंट थी। इस हालत में ना तो वो अपने घर वापस जा सकती थी ना ही उसके पास कोई दूसरी जगह थी जिसका हाथ पकड़कर विश्वास करके वह अपना घर और माँ बाप को छोड़कर आई थी। वह उसे 2 दिन बाद ही बीच मझधार में छोड़कर चला गया। निमेश ने कहा तो नंदू की आंखों में आंसू भर आए। बस भैया, मुझे जो सही लगा वह मैंने किया। मैंने सिमन को वादा किया कि मैं उसकी और बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। बस अब वह कुछ भी गलत नहीं करेगी। यह मेरा विश्वास है भैया, क्योंकि मैं अभी सिमन को प्यार करता हूं, उसे संभाल लूंगा। मैं मानता हूं उससे गलती हुई, पर उसने तो वैभव से प्यार किया था और प्यार के नाम पर उसे धोखा मिला। वह लड़का उससे बोलता रहा कि शादी करेगा, पर वह दिन कभी नहीं आया और वह वापस नहीं आया, निमेश बोला। आनंद बस खामोशी से सुनता रहा। आज वह सिमन को इस हाल में छोड़कर अपने माँ बाप की मर्जी से एक आदर्श बेटा बनकर शादी करके रहा है। दुनिया के सामने एक आदर्श लड़का, एक आदर्श बेटा, जबकि अंदर से वह क्या है यह सोचकर ही मुझे घिन आती है, निमेश बोला। आनंद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर थपकाया। यही तो प्रॉब्लम है, आजकल किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करने का जमाना ही नहीं रह गया है। सिमन ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उस पर इस तरीके से विश्वास कर लिया और अपने माँ बाप को छोड़कर उसके साथ चली गई। उसका प्यार सच्चा था तो वह सिमन के लिए रुकता, सिमन से शादी करता, ना कि वह उसे लेकर लिव इन में रहने चला जाता। सिमन की जो गलती है उसके बारे में हम अभी कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि यह तुम दोनों का व्यक्तिगत मामला है। पर आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार सच्चा है और तुम एक अच्छे इंसान हो, आनंद ने कहा। निमेश ने उसकी आंखों में देखा। प्यार करने का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं होता है और ना ही जिसे प्यार करते हैं उसे पाना होता है। प्यार का असली मतलब तो होता है कि आप उसका हर परिस्थिति में साथ दो जिसे आप चाहते हो, फिर चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल। और आज सिमरन का साथ देकर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा उसके लिए प्यार सच्चा है, सच्चा है। और भले दुनिया की नज़र में आज तुम गलत हो, भले चाचा चाची तुम्हें गलत समझे क्योंकि तुमने उनसे पूछकर या उनके बिना बताए शादी की, पर मेरी नज़र में तुमसे अच्छा और सच्चा इंसान कोई नहीं हो सकता, जिसने न सिर्फ एक बेसहारा लड़की को सहारा दिया बल्कि उसके बच्चे को भी नाम दिया। वरना आज एक लड़की बेवजह ही अपनी जान दे देती और वह लड़का जिसने सिम्मी को धोखा दिया है, भले वह दुनिया के सामने एक अच्छा लड़का हो, एक आदर्श बेटा, एक अच्छा पति बन जाए, पर उसकी अंतरात्मा उसे हमेशा को कचोटती रहेगी कि उसने एक मासूम लड़की के साथ गलत किया, और देखना कभी ना कभी उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, आनंद बोला। भैया, मैं भी मानता हूं कि सिमन की गलती है, पर हो जाता है भैया कभी कभी लोग प्यार में होते हैं तो उन्हें सही गलत समझ में नहीं आता, और सिमन ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि जिसे वो कोई इतना प्यार करती है वह उसे इस तरीके से यूज करके फेंक देगा उसे, निमेश बोला। चलो अब भूल जाओ उस बात को, फिर दोबारा कभी चर्चा मत करना, ना ही खुद के मन में कुछ भी लाना। आज से तुम यही सोचो कि अब सब कुछ ठीक है। सिमरन तुम्हारी पत्नी है और अब तुम्हें उसका ख्याल रखना है, उसे खुश रखना है। रही बात सिमरन के मम्मी पापा की, तो मैं और नंदू जाकर शाम को उनसे मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बताकर समझाने की कोशिश करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह जरूर समझेंगे।
और तुम्हें दिल से अपनाएंगे क्योंकि तुम्हारे जैसा लड़का तो वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं ढूंढ पाते। और शायद तुम्हारे कारण ही वह सिमरन को भी माफ कर दें और सब कुछ ठीक हो जाए, आनंद बोला। भैया थैंक यू सो मच भैया, आपने बात को समझा, निमेश ने कहा। यह बात सबको समझ नहीं चाहिए, हालांकि अभी भी मैं यही कहूंगा कि गलती सिमरन की भी। साथ ही यह बात कह रहा हूं नंदिता और मैं साथ है। अब उस गलती को भूलकर हमें आगे बढ़ना है। उसी बात को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। अब तुम भी सिमरन के साथ आगे बढ़ो। किस्मत से तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है तो उसे अपने प्यार का एहसास कराओ और उसका ध्यान रखो। बाकी का हम पर छोड़ दो, हम मैनेज कर लेंगे, आनंद ने कहा तो निमेश एकदम से उसकी गले लग गया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, निमेश बोला तो आनंद ने उसकी पीठ पर हल्का सा थपका और फिर मुस्कुरा उठा। निमेश वहां से बाहर निकल गया। बाहर सामने से आते अर्नव ने उसे देखा तो उसके पास आकर उसकी पीठ पर हाथ रख लिया। भाई तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, अर्नव बोला तो निमेश ने उसकी तरफ देखा। मतलब कि मुझे समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो वैसा मत करो और खुद सीधे शादी करके आ गए। इसका मतलब रिलेशनशिप में तो तुम पहले से ही थे ना, अर्नव ने कहा। हाँ था रिलेशनशिप में, पर सिर्फ एक ही के साथ, निमेश बोला तो अर्नव मुस्करा उठा। क्या फर्क पड़ता है एक के साथ हो या चार के साथ, क्योंकि मैं सीरियस किसी के लिए नहीं हूं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं है जो अर्नव को बांध सके, अर्नव बोला। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी तुम्हें कोई ऐसी मिले जो तुम्हें अपने बंधन में बांध सके और तुम्हारा यह भटकाव रोक सके, निमेश बोला तो अर्नव मुस्कुरा उठा। ऑल द बेस्ट एंड मेनी कंग्रेचुलेशन, अर्नव ने कहा। थैंक यू भाई, निमेश बोला और फिर अपने कमरे में आ गया। वहीं मिताली कमरे में बैठी हुई थी। उसके कानों में रूपाली की कई बातें गूंज रही थी। पता नहीं क्या होगा जब मम्मी को मैं नितिन के बारे में बताऊंगी। मम्मी उसे एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं पता नहीं, पर आज के उनके बिहेवियर को देखकर तो यह लग रहा है कि वह बहुत नाराज होंगी। और फिर नितिन भी तो एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर है। वह भाभी के पेरेंट्स को अपने लायक नहीं समझ रही तो क्या नितिन को समझेंगी, मिताली खुद से ही बोली और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मम्मी को समझना होगा, खुशियों सिर्फ पैसे से नहीं आती। निमेश भाई अगर सिमरन भाभी के साथ खुश हैं तो उन्हें भी खुश रहना चाहिए। ऐसे ही मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, मैं और नितिन मिलकर इतना कमा लेंगे कि हमारी लाइफ आराम से चल जाए। ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है, बस मैं नितिन के साथ ही रहना चाहती हूं। उसे नहीं छोड़ सकती मैं, मिताली खुद से ही बोली। उसके मन में डर और ज्यादा बढ़ गया था। आज शाम को नंदिता और आनंद तैयार होकर सिमरन के घर चले गए। उनके घर के बाहर आकर आनंद ने गाड़ी रोकी तो नंदिता ने आनंद की तरफ देखा। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, हम सब सही कर पाएंगे, नंदिता बोली। मुझे विश्वास है कि सब सही होगा और फिर उनकी नाराजगी वैभव के साथ हो सकती है और शायद सिमरन के साथ भी, पर निमेश के साथ नहीं। और निमेश की अच्छाई जानकर वह जरूर निमेश को अपनाएंगे और शायद उसके साथ साथ सिमरन को भी, आनंद बोला और दोनों गाड़ी से उतरकर उनके घर की तरफ चल दिए। आनंद ने डोरबेल बजाई तो मिस्टर मल्होत्रा ने आकर दरवाजा खोला। वो आनंद को पहचानते ही नहीं थे तो उन्होंने नासमझी से आनंद की तरफ देखा। किस से मिलना है, मिस्टर मल्होत्रा बोले। नमस्ते अंकल, मेरा नाम आनंद राठौर है, यहां पर बीएन हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जन हूं, आनंद ने कहा। हाँ डॉक्टर साहब, आपका तो काफी नाम सुना है। मेरे एक रिश्तेदार ने कुछ दिन पहले आप ही से ऑपरेशन कराया था, मिस्टर मल्होत्रा खुश होकर बोले। और यह मेरी वाइफ है नंदिता राठौर, आनंद ने कहा तो नंदिता ने भी हाथ जोड़ लिए। आइए आप। हमारे यहाँ कुछ खास कारण? मतलब हम एक दूसरे को जानते नहीं है ना, मल्होत्रा जी बोले। जी बैठते हैं, अंदर बातचीत करते हैं तो फिर जान पहचान भी हो जाएगी, आनंद बोला और नंदिता के साथ अंदर आया। मिसेज मल्होत्रा भी बाहर आ गई थी और वह भी आनंदिता को पहचानती नहीं थी, इसलिए उन्हें भी उन दोनों का यूं उनके घर पर आना थोड़ा अजीब लग रहा था। मल्होत्रा अंकल, मैं आपके बेटे के जैसा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को सुनेंगे और समझेंगे, आनंद बोला। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहिए क्या बात है, मल्होत्रा जी बोले। आपकी बेटी सिमरन, आनंद ने अभी इतना ही कहा था कि मिस्टर मल्होत्रा ने हथेली सामने कर दी।
हमारी कोई बेटी नहीं है। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, मल्होत्रा जी नाराजगी से बोले तो आनंद ने गहरी सांस ले नंदिता की तरफ देखा। मैं मानती हूं कि आपकी नाराजगी है सिमरन के साथ, पर जन्म के रिश्ते यूं खत्म नहीं हो जाते और ना ही जीता जाता इंसान मर जाता है, नंदू बोली। अगर आप लोग सिमरन की वकालत करने आए हैं तो माफी चाहेंगे, हमें कोई बात नहीं करनी है। आप लोग यहां से जा सकते हैं। मल्होत्रा जी ने उन दोनों के आगे हाथ जोड़ दिए। अंकल, हम सिमरन की वकालत करने नहीं आए हैं, बस आपको कुछ बताने आए हैं, आनंद बोला। अब क्या किया है उसने? मिसेज मल्होत्रा ने दुखी होकर कहा। उसने कुछ भी नहीं किया है, पर मेरे भाई निमेश ने सिमरन के साथ शादी कर ली है आज सुबह मंदिर में, तो उसके माता पिता होने के नाते आपको बताना हमारा फर्ज था, इसलिए बताने आए हैं, आनंद ने कहा। अब ये निमेश कौन है? मिस्टर मल्होत्रा बोले। शांति से सुनना चाहे तो हम बताना चाहेंगे, आनंद बोला तो मिस्टर मल्होत्रा शांत रह गए। हाँ बेटा बताओ, क्योंकि हम तो समझते थे कि सिमरन, कहते कहते मिसेज मल्होत्रा रुक गई। आप बिल्कुल सही सोचती थी आंटी, सिमरन वैभव के साथ ही घर छोड़कर गई थी। निमेश तो उसका सिर्फ दोस्त था, नंदिता ने कहा तो मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा ने आनंद और नंदिता की तरफ आश्चर्य से देखा। डॉक्टर साहब, जिस दिन सिमरन ने उस वैभव के साथ जाकर रहना शुरू किया और हमारा घर छोड़ा, उस दिन से सिमरन के साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। आपसे हमारी कोई नाराजगी नहीं है और ना ही आपके भाई से, पर हमें नहीं पता कि आपके भाई ने उसके साथ क्यों शादी की और क्यों नहीं की। पर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह नहीं, उससे हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, मिस्टर मल्होत्रा बोले। आपकी बात 100% सही है अंकल, आपकी नाराजगी भी जायज है, पर एक बार आप सोचें तो सही कि कहीं इसमें आपकी भी तो गलती नहीं है, नंदिता ने कहा तो मिस्टर मल्होत्रा ने उनकी तरफ देखा। नादान थी सिमरन तो, और उसको नहीं समझ आया सही गलत, पर आप उसे समझा सकते थे। आप तो नासमझ नादान नहीं थे ना, नंदू बोली। हमारे समझाने पर वह कौन सुन रही थी? उसके सिर पर तो वैभव नाम का भूत सवार था, जवाब मिसेज मल्होत्रा ने दिया। आंटी, यही तो आपने गलती कर दी। उसके सिर पर वैभव का भूत सवार था, पर आप तो दुनियादारी जानती हैं। आप तो समझते हैं कि ऐसे रिश्तों में कई बार धोखे भी हो जाते हैं, और आपने ऐसे कैसे अपनी लड़की को जाने दिया और छोड़ दिया उसे दुनिया में अकेली, और उसके बारे में फिर कोई खबर नहीं ली कि वह ठीक है कि नहीं, नंदू बोली। क्या कहना चाहती हो तुम साफ साफ कहो, मिस्टर मल्होत्रा बोले। उस दिन आप लोग सिमरन को कैसे भी करके रोक लेते तो आज सिमरन की हालत ऐसी न होती, मिसेज मल्होत्रा, आनंद बोला तो मिसेज मल्होत्रा ने अपने पति की तरफ देखा। आपका अधिकार था। आप माता पिता हो। आप उसे प्यार से समझा सकते थे, और अगर वह नहीं मानती तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते थे ना कि उसे कहते कि तब तक रुक जाए कि जब तक आप दोनों वैभव के बारे में पता नहीं कर लेते और उसकी शादी तय नहीं कर देते। वह नासमझ थी, पर आप हो ना कि आजकल इस तरीके की घटनाएं कितनी ज्यादा हो रही है। आपकी बेटी थी, अगर वह सीधे सीधे नहीं मान रही थी तो आप उसे इस तरीके से भी तो कह सकते थे कि आप शादी कर दोगे, पर कुछ दिन रुक जाएं और आप वैभव के माता पिता से मिल मिलकर बात करोगे। अगर सब कुछ सही होता तो शादी करने में बुराई ही क्या थी। पर आपने भी नाराजगी दिखाई और नतीजा यह हुआ कि 2 दिन उसके साथ रहकर उसका फायदा उठाकर वह उसे छोड़कर चला गया, नंदिता ने कहा तो मिसेज मल्होत्रा की आंखें भर आई, तो वही मिस्टर मल्होत्रा मुंह फाड़े नंदिता को देख रहे थे। अंकल, अगर आपने उस दिन उसे नहीं जाने दिया होता तो आज उसकी ये हालत न होती। मैं ये नहीं कह रही कि सिमरन गलत नहीं है, पर आप भी तो उसे न समझा पाए, आनंद बोला। हम क्या बोलते, वो शादी की जिद पर अड़ी हुई थी, मिसेज मल्होत्रा बोली। वह आपकी बात नहीं मान रही थी तो आप उसको सिर्फ इतना कहकर कुछ दिन रोक लेते कि आप उसकी शादी करा देंगे तो शायद कुछ सब ठीक हो जाता। इन कुछ दिनों में वह भी शायद वैभव को समझ जाती और आप भी वैभव के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि वह आपकी बेटी के साथ जिंदगी बिताने के लायक है या नहीं है। पर एक गलती सिमरन ने की और दूसरी गलती आपने कर दी, नाराजगी से उसे घर से निकालकर। आपने निकाला था न घर से? सही कह रही हूं न मैं? छोड़ दिया अपनी बेटी को दुनिया की भीड़ में अकेला नाराज होकर, नंदू बोली तो मिसेज मल्होत्रा ने गर्दन झुका ली। आपने ही निकाला था ना गुस्से में आकर कि आप उसकी वापसी शादी नहीं करोगे, वो जो चाहे करे,
आनंद बोला। हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि वैभव इस लायक नहीं है। जो लड़का किसी लड़की से चाहे कि वो उसके साथ रहे, शादी से पहले ही घर छोड़कर आने के लिए कहे, वह क्या जिंदगी भर साथ निभाएगा? मिस्टर मल्होत्रा बोले। और जब आप समझ गए थे तो फिर आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाया? नंदू बोली। समझाया था मैंने, पर वह नहीं मानी, मिसेज मल्होत्रा बोली। ठीक है, वह नहीं मानी, तब आपको मान जाना था ताकि आपको थोड़ा समय मिल सके। ऐसी ऐसी घटनाओं में अक्सर माँ बाप भी अड़ जाते हैं और बच्चे भी। नतीजा वही होता है जो उनके साथ हुआ, आनंद ने कहा। क्या हुआ उसके साथ? मिसेज मल्होत्रा अब थोड़ी भावुक हो उठी थी। वैभव उसके साथ 2 दिन रुककर उसे छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उसने शादी कर ली किसी और लड़की से, अपनी माँ बाप की पसंद से। नंदिता ने जैसे ही कहा, मिसेज मल्होत्रा की आंखों में आंसू भर आए। सिमरन उसका इंतजार करती रही उस फ्लैट में, पर वह नहीं आया और फिर सिमरन को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। जैसे ही नंदू ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा ने आंखें बंद कर ली तो वही मिसेज मल्होत्रा के आंसू उनके गालों पर बिखर गए। सिमरन ने की गलती मानता हूं मैं, पर आपने भी तो समझदारी नहीं दिखाई। आपकी बच्ची थी, आपने पैदा किया था, उसका भला बुरा सोचना आपका अधिकार ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है। अगर बच्चे गलती करें तो हम उन्हें दोष देते हैं, पर उस समय माँ बाप को क्या हो जाता है? आप लोगों ने क्यों नहीं धैर्य रखा? क्यों नहीं संयम रख सके? अगर सिमरन नहीं मान रही थी तो आप एक बार उनके घर रिश्ता लेकर तो जाते हैं, वो लोग खुद ही मना कर देते शायद। फिर सिमरन भी समझ जाती है और आज उसकी यह हालत नहीं होती। आनंद बोला तो मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज मल्होत्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। आनंद ने उनकी तरफ देखा। सिमरन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि आपने अपने घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए थे और जिसके लिए वह आपको छोड़कर गई थी वह उसे छोड़कर जा चुका था। आनंद बोला तो मिस्टर मल्होत्रा ने आनंद की तरफ देखा। मेरे भाई के दोस्त ने उसे सिमरन के बारे में बताया। मेरा भाई पहले से ही सिमरन को जानता था, तो इस कारण वह तुरंत वहां गया और सिमरन का इलाज कराया, उसे एडमिट कराया। और जब उसे लगा कि सिमरन दोबारा सुसाइड कर सकती है और सिमरन को इस समय किसी अपने की जरूरत है, तो उसने सिमरन के साथ शादी कर ली। क्यों? वह नहीं चाहता था कि सिमरन की जिंदगी बर्बाद हो या वह अपनी जान दे दे। आनंद बोला। धन्यवाद आपका और आपके भाई का जो आपने उसका साथ दिया और उसे अपनाया, पर हमारा अभी उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके भाई के साथ वह खुश रहे, यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आपका परिवार शहर का जाना माना परिवार है। हम जानते हैं आपको और आपके परिवार को, और आपको मिलकर आज यह भी समझ में आ गया कि आपका भाई भी अच्छा ही होगा और उसके संस्कार भी अच्छे होंगे, इसलिए मुझे आपके भाई से कोई भी शिकायत नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा बोले। जैसे आपको हम लोगों से शिकायत नहीं है, उसी तरीके से एक बार सिमरन को भी माफ कर दीजिए। आपकी खुद की बेटी है। मानता हूं गलती बड़ी है, पर आप माँ बाप है। बड़पन दिखाएंगे तो उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। नंदू बोली। माफ कर दूं उसको? कैसे माफ कर दूं उसको जो मेरी इज्जत को नीलाम करके चली गई? मिस्टर मल्होत्रा बोले। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से बचपन में जब उसकी गलतियां होती थी तो आप उसे कभी समझाकर तो कभी डांट कर माफ कर देते थे। मानता हूं आज बचपना नहीं है, वह बड़ी हो गई, पर है तो आपका ही खून। इतनी भी क्या नाराजगी? आज वह परेशान है, दुखी है। जब निमेश पराया होकर उसे अपना सकता है तो आप तो उसके अपने हो। आनंद ने कहा। मेरा तुम्हारे जितना बड़ा दिल नहीं है। तुम महान हो और तुम्हारा परिवार महान है और तुम्हारा भाई तो सबसे ज्यादा महान है, पर मैं इतना महान नहीं हूं। मिस्टर मल्होत्रा बोले। इसे महानता नहीं कहते हैं, इंसानियत कहते हैं अंकल। आनंद बोला। मेरे परिवार में किसी को उसकी प्रेगनेंसी का नहीं पता है और उन लोगों को यही लगता है कि निमेश और सिमरन एक दूसरे को चाहते थे और उन्होंने शादी कर ली। घर में भी निमेश ने यही बताया है कि आप लोग भी तैयार नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने शादी कर ली है। मेरा भाई नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की बदनामी सिमरन की हो या कोई भी उसके पास के बारे में गलत बोले। आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाइए। आपकी बेटी को आपकी जरूरत है, अगर आप प्यार से उसके सिर पर हाथ रख देंगे तो शायद उसके मन की आत्मग्लानि कुछ कम हो जाए। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा और उठ खड़ा हुआ। नंदिता ने मिसेज मल्होत्रा के हाथ अपने हाथों के बीच ले लिए। आंटी, आप मां हो।
आपने अपने शरीर के अंदर उसे पालकर बड़ा किया है। मैं मानती हूं उसने आपको बहुत हर्ट किया है, पर आज वह बहुत दुखी है, परेशान है, अपनों के लिए तड़प रही है। निमेश के साथ भी अभी उसका रिश्ता इतना गहरा नहीं है, क्योंकि रिश्ता गहरा होने में समय लगेगा, पर आपसे रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत गहरा है। अगर एक माँ अपने बच्चे को माफ कर देगी तो शायद उसके मन को सुकून मिल जाएगा। और साथ ही साथ आंटी, इस समय उसे आपकी जरूरत है ताकि वह निमेश के साथ अपना रिश्ता सही कर सके। और यह सीख सिर्फ एक माँ अपनी बेटी को दे सकती है, नंदिता ने कहा तो मिसेज मल्होत्रा ने भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उम्मीद करती हूं कि आप लोग घर आएंगे और अपनी बेटी से मिलेंगे। एक बार आप लोग वहां आएंगे तो फिर आगे की बात भी करनी है, क्योंकि मेरे परिवार के लोग चाहते हैं कि निमेश और सिमरन का एक रिसेप्शन रख दिया जाए ताकि दुनिया को और समाज को उनके रिश्ते के बारे में बता दिया जाए। पर यह तभी हो पाएगा जब आप भी इसमें सहमत होंगे, आनंद ने कहा। मिसेज मल्होत्रा ने उम्मीद से मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखा। मैं कोई वादा नहीं कर सकता बेटा, पर तुमने इतना कुछ कहा है तो सोचूंगा जरूर जरूर, मिस्टर मल्होत्रा बोले। जी अंकल, हम भी कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आपसे यही कह रहे हैं कि एक बार सोचना जरूर। जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, पर आगे का समय अच्छा जाए इसके लिए हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, आनंद बोला। आप दोनों का इंतजार रहेगा, चलती हूं आंटी, नंदिता ने कहा और फिर आनंद के साथ बाहर निकल गई। उन दोनों के निकलते ही मिस्टर मल्होत्रा एकदम से सोफे पर निढाल हो गए। क्या हुआ, मिसेज मल्होत्रा बोली। मिस्टर मल्होत्रा खामोश रहे। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं, माफ कर दो सिम्मी को। हमारी एकलौती बेटी है, मानती हूं उसने बहुत बड़ी गलती की है, पर आज उसे हमारी जरूरत है। हम माँ बाप होकर अगर उसे इस तरीके से अकेला छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, मिसेज मल्होत्रा बोली। मिस्टर मल्होत्रा खामोश रहे। और फिर आनंद और उसकी वाइफ ने भी सही कहा, अगर उस समय हम सख्ती कम रखते और सिमरन को समझाते और उसका साथ देते हैं तो आज सिमरन की हालत ऐसी नहीं होती, मिसेज मल्होत्रा बोली। मैंने भी नाराजगी में उसे घर से बाहर निकाल दिया तो वह उस लड़के के साथ चली गई, और देखो उस लड़के ने क्या किया। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, मल्होत्रा जी दुखी हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि निमेश उसकी जिंदगी में आ गया और उसका जीवन बचा लिया। हमें तो राठौर परिवार और खासकर निमेश का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन लोगों के कारण आज हमारी बेटी कम से कम जिंदा है तो है, वरना न जाने क्या हो जाता, मिसेज मल्होत्रा बोली। मुझे उसके परिवार से कोई नाराजगी नहीं, मिस्टर मल्होत्रा बोले। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ निमेश और उनके परिवार के खातिर ही चलिए हम राठौर साहब के घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि भले हमारी बेटी से हमारी नाराजगी हो पर उस परिवार से और निमेश से तो कोई नाराजगी नहीं है। जबकि हमारे उनके यहाँ ना जाने से इसका असर उनके परिवार और निमेश पर भी पड़ेगा, मिसेज मल्होत्रा बोली। तुम चली जाओ, पर मेरा मन नहीं है, मिस्टर मल्होत्रा बोले और कमरे में चले गए। आनंद और नंदिता वहां से निकाल गए। आगे जाकर आनंद ने एक पार्क के बाहर गाड़ी रोकी और नंदिता का हाथ पकड़कर अंदर चल दिया। अंधेरा हो चुका था और पार्क में काफी चहल पहल थी। आनंद नंदिता के साथ एक कोने की तरफ जाकर बेंच पर बैठ गया और उसने नंदिता की उंगलियों के बीच में अपनी उंगलियों को उलझा लिया। नंदिता ने उसकी तरफ देखा तो आनंद ने नंदिता के हाथ को अपने होठों से लगाकर हौले से चूम लिया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, यहाँ कैसे आ गए, नंदिता बोली। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, तुम्हारे साथ कहीं बाहर ही नहीं जा पाया। एक संडे ही तो मिलता है हम दोनों को, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने से निकले हैं तो थोड़ा सा समय हम दोनों अकेले बिताते हैं, आनंद ने कहा तो नंदू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपको क्या लगता है वह लोग आएंगे, नंदिता ने पूछा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह लोग जरूर आएंगे और जिस तरीके से हमने उन्हें समझाया है शायद बात उन्हें समझ में आ गई होगी। फिर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से इस तरीके से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते, आनंद बोला। काश कि ऐसा ही हो, नंदिता ने कहा। आनंद उसके पास सरक के आया और उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपने कंधे से टिका लिया। तुम ना बहुत समझदार हो नंदू, चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करती हो और मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें इस तरीके से देखकर, आनंद ने कहा। नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके हाथ पर पकड़ कस दी।
आनंद मुस्करा उठा और उसने हौले से नंदू के गाल पर किस कर लिया। नंदू ने उसकी तरफ देखा तो आनंद ने मुस्करा के पलकें झपकाई। नंदू वापस उसके कंधे से टिक गई और आंखें बंद कर बस आनंद की खुशबू को महसूस करने लगी। डिनर के लिए बाहर चलें? आनंद ने पूछा। घर में बताना होगा, नंदिता बोली। डोंट वरी, मम्मी को मैसेज कर देता हूं, जब बाहर निकले ही है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर चलेंगे, आनंद बोला और उसने संध्या को मैसेज कर दिया कि वह डिनर करके आएंगे और उसके बाद नंदिता को लेकर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चला गया। दोनों ने डिनर किया और उसके बाद आनंद ने वापस से गाड़ी चालू कर दी और धीमे धीमे ड्राइव करने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर साहब? यह रास्ता तो घर के लिए नहीं जाता, नंदिता बोली। क्यों, मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? आनंद ने उसकी आंखों में देखकर कहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नंदिता ने मुस्कुरा कर कहा। तो चलो बस थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पर, उसके बाद आइसक्रीम खाते हुए वापस आ जाएंगे आनंद बोला तो नंदू ने गर्दन हिला दी और उसकी बाह में अपना हाथ लपेट उसके कंधे से सिर टिका लिया। आनंद ने उसके माथे को किस किया और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों काफी दूर तक घूमकर आए, फिर वापस घर की तरफ चल दिए। रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर पर आनंद ने गाड़ी रोक दी और नंदिता और अपनी पसंद की आइसक्रीम ली। आनंद ने जल्दी खत्म कर दी पर नंदिता की अभी भी बकाया थी। नंदू, यह तो गलत है, मेरे साथ शेयर करो ना, आनंद बोला। पर आपने तो अपनी खा ली है। मैं अपनी नहीं दूंगी, नंदिता बोली और आइसक्रीम खाने लगी। ठीक है, अब इस आइसक्रीम का बदला अलग तरीके से लिया जाएगा, आनंद बोला तो नंदू ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा सॉफ्ट लव और रोमांस देखा है, अब इस आइसक्रीम न देने के कारण अब तुम मेरे प्यार का डार्क साइड देखोगी, आनंद नंदू को तंग करते हुए बोला। मतलब? नंदू बोली। वाइल्ड रोमांस, यू नो हार्ड, आनंद अभी बोल ही रहा था कि नंदू ने उसके कंधे पर कोहनी मारी। सच्ची, मैं तो कब से बेताब थी आपके इस टाइप के रोमांस के लिए, नंदू ने उसी अंदाज में कहा तो आनंद ने आंखें फाड़ उसे देखा। बेशर्म, आनंद बोला तो नंदू खिलखिला उठी। आपको क्या लगता था कि ऐसे डराकर आप मेरी आइसक्रीम हड़प लोगे? नंदू बोली। मैं चाहूं तो हासिल कर कर ही रहता हूं, आनंद बोला और उसने एक हाथ से नंदू का हाथ पकड़ा और अगले ही पल उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर एक साथ खा ली। नंदू ने मुंह बना लिया तो आनंद हंसने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों घर आ गए। आनंदिता कुछ देर हॉल में बैठे और उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा से मिलने की बातें बताई और साथ ही यह भी बता दिया कि वह लोग शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं बताया। आनंद सबके साथ बैठकर कुछ देर और बातें करता रहा तो वही नंदिता अपने कमरे में आ गई। फ्रेश होकर उसने चेंज किया और फिर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बाहर का मौसम अच्छा हो रहा था, हल्की ठंडक थी और हवा चल रही थी। नंदिता को सुकून महसूस हो रहा था। थोड़ी देर में आनंद कमरे में आया, उसने नंदू को देखा तो बालकनी की तरफ बढ़ गया। नंदू को उसके आने का एहसास हुआ था पर उसने पलटकर नहीं देखा क्योंकि वह जानती थी कि आनंद अभी उसी के पास आएगा। आनंद ने जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा रख लिया। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? आनंद ने धीमे से उसके कान में कहा। अच्छा लग रहा है यहाँ पर डॉक्टर साहब, कितना अच्छा मौसम है, दिल को सुकून पहुंचाने वाला, नंदिता बोली। आनंद ने अपने हाथों को उसके खुले पेट पर रखा और उसके कंधे से उसका टॉप हल्का सा खिसकाकर वहां पर अपने होंठ रख दिए। नंदिता की आंखें एकदम से बंद हो गई और उसके हाथ आनंद के हाथों पर आ गए जो कि उसके खुले पेट पर हौले हौले से हरकतें कर रहे थे। इतने खूबसूरत मौसम में इतनी खूबसूरत और हॉट वाइफ हो तो खुद को काबू कोई कैसे रखें? आनंद ने धीमे से उसके कानों में कहा तो नंदू के कान से लेकर कनपटी तक सुर्खी छा गई। हाँ तो तुम क्या कह रही थी कार में कि कब से इंतजार कर रही हो? आनंद बोला। किसका? मैंने कब कहा? नंदिता बोली। वही जो तुम कार में कह रही थी कि तुम कब से इंतजार कर रही हो मेरे वाइल्ड रोमांस का, आनंद ने कहा तो नंदू के चेहरे पर क्यूट सी मुस्कुराहट आ गई। बस ऐसे ही आपको तंग करने के लिए कहा था, बाकी मैं जानती हूं आप कभी वाइल्ड नहीं हो सकते, नंदू बोली। अभी तुमने मुझे जाना ही कहाँ है? आनंद ने उसे अपनी तरफ घुमाकर शरारत से देखकर कहा। जितना जाना है उतना काफी है और इतने दिनों में इतना जान गई हूं कि आप कैसे हो,
नंदिता ने उसके गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में देखा। कैसा हूं मैं? आनंद ने उसके चेहरे के पास अपना चेहरा करके कहा। बेहद स्वीट, बहुत ही ज्यादा केयरिंग और मुझे बहुत बहुत प्यार करने वाले, नंदिता ने उसके माथे से माथा जोड़कर धीमे से कहा। आनंद के चेहरे पर क्यूट सी मुस्कुराहट आई और उसने नंदिता के चेहरे को अपने हाथों के बीच ले लिया। कुछ मैं था और कुछ तुमने बना दिया है। कहते हैं ना, संगत का असर। जब तुम इतनी प्यारी और स्वीट हो तो तुम्हारे साथ रहने वाला भी तुम्हारे रंग में रंग ही जाएगा ना, आनंद ने कहा। नंदिता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी गहरी आंखों में देखती रही। आनंद में आगे झुककर उसके गर्दन पर वापस से अपने होंठ रख दिए। नंदिता की पकड़ आनंद की पीठ पर कस गई। हवा का रुख एकदम से तेज हो गया और आनंद ने नंदिता के ऊपर अपनी बाहों का घेरा कस दिया। कुछ पर दोनों यूं ही एक दूसरे के करीब होकर एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर आनंद ने उसके होंठों को अपने होंठों के बीच ले किस करना शुरू कर दिया। एक सॉफ्ट किस धीरे धीरे एक बहुत ही गहरे और पैशनेट किस में बदल गया। नंदिता और आनंद सबसे बेखबर हो एक दूसरे को शिद्दत से किस कर रहे थे। यूं ही एक दूसरे में खोए हुए दोनों बिस्तर पर आ गए। आनंद नंदिता से अलग हुआ और सारे पर्दे डालकर लाइट्स ऑफ कर दी। अब सिर्फ नाइट बल्ब की हल्की रोशनी थी। आनंद ने नंदिता की तरफ देखा जो कि गहरी आंखों से उसे ही देख रही थी। आनंद उसके पास आया और फिर दोनों एक दूसरे के करीब बेहद करीब होते चले गए। कुछ समय भावनाओं का ज्वार थमा तो आनंद गहरी सांस लेते हुए उससे दूर होकर लेट गया। नंदिता की तरफ देखा जिसकी आंखें अभी भी बंद थी और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आनंद सरक कर उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। नंदिता ने अपनी आंखें नहीं खोली, बस उसके सीने से लगकर उसकी तेज चलती सांसों और बेतहाशा दौड़ती धड़कनों को महसूस करने लगी। थैंक यू नंदू, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आकर इसे इतना खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए और मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। आनंद ने उसके माथे पर किस करके कहा। नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। आनंद ने झुककर उसके चेहरे को देखा तो पाया कि वह गहरी नींद में चली गई है। कितना सुकून मिलता है इसे मेरी बाहों में एकदम टेंशन फ्री होकर रिलैक्स होकर सो जाती है। शायद यह हम दोनों के बीच का विश्वास है जो इसे मेरे साथ सुरक्षित महसूस कराता है, इसीलिए यह और कुछ भी नहीं सोचती और मेरे करीब आकर बेफिक्र हो जाती है, आनंद ने कहा और फिर नंदिता को ठीक से ब्लैंकेट से कवर करके आंखें बंद कर ली। निमेश के कमरे में सिमन बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह निमेश के साथ कैसे व्यवहार करे। निमेश भी सोफे पर बैठा न जाने क्या सोच रहा था। वह सिमन को प्यार करता था, यह बात सिर्फ वह जानता था, सिमन नहीं, और जिस परिस्थितियों में उसने सिमन से शादी की उसमें नॉर्मल रहना उसके लिए भी आसान नहीं था। न वो सिमन से दूर जाना चाहता था और न ही उसके करीब आ सकता था, तो खामोशी से बैठा हुआ था। कुछ देर तक यूं ही दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे रहे। फिर निमेश ने सिमरन की तरफ देखा। सिम्मी तुम सो जाओ, रात काफी हो गई है, थकान भी हो रही होगी, वैसे भी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हें टाइम से सोना और टाइम से उठना है, निमेश बोला तो सिमरन धीरे से सरक कर बिस्तर पर एक कोने में सिमटकर लेट गई, पर नजर उसकी निमेश पर ही थी। उसे वैभव के साथ बीती वो रात याद आ गई जब एकांत मिलते ही वैभव की जबरदस्ती शुरू हो गई थी। सिमरन की आंखों के आगे वो पल आ गए। वैभव हम शादी कब करेंगे? सिमरन ने वैभव की तरफ देखा। कर लेंगे बेबी, इतनी जल्दी क्या है? वैभव ने उसे बाहों में खींच किस करना शुरू किया। अभी नहीं प्लीज, पहले शादी, सिम्मी बोली। विश्वास नहीं क्या मुझ पर? वैभव बोला और उसी के साथ वो सिम्मी पर टूट सा पड़ा। वैभव नो प्लीज, सिम्मी बोली, पर वैभव पर जुनून सवार था और सिम्मी के बार बार बोलने पर भी नहीं रुका। सिम्मी विरोध करती रही और वैभव उसके जिस्म से एक एक कपड़े को अलग करता गया। वैभव, सिम्मी ने भरी आंखों से उसे देखा। आई लव यू बेबी, बिलीव मी, हम अगले हफ्ते ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मैंने एप्लीकेशन लगा दी है, वैभव ने सिम्मी को बिस्तर पर गिरा उसके ऊपर आते हुए कहा। लेकिन सिम्मी ने बोलना चाहा तो वैभव की हथेली ने उसके होंठों को भींच लिया। उस रात वैभव पर शैतान सवार था। वो बेहद वाइल्ड था और सिम्मी के दर्द की उसे कोई परवाह नहीं थी। वो एक भूखे भेड़िए सा सिम्मी पर टूट पड़ा, उसे नोचने काटने को।
जब सिम्मी से बर्दाश्त न हुआ तो एक चीख के साथ वो बेहोश हो गई। वैभव का मन भर गया तो वो सिम्मी को छोड़ अलग हुआ। नज़र सिम्मी के उसके द्वारा दिए निशान और घावों वाले शरीर पर डाली और उसे वही लहूलुहान उस गंदे हो चुके बिस्तर पर छोड़ वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया। वो 2 दिन जब वैभव सिम्मी के साथ रहा उसके साथ प्यार और शादी के नाम पर रेप करता रहा और फिर उसे बोलकर कि वो घर वालों से बात करके आता है, उसे छोड़कर चला गया कभी न आने को। पुरानी बातें याद आते ही सिम्मी की आंखें भर आई और वो एकदम से कांप उठी। निमेश जो कि उसके चेहरे पर आते जाते भाव देख वह समझ रहा था उसके चेहरे पर एक पल को गुस्सा आया पर वो शांत हो गया। ही रेप्ड ऑन यू, निमेश ने एकदम से कहा तो सिम्मी ने भरी आंखों से उसे देखा। कुछ कहने से फायदा नहीं। गलती तो की न मैंने और उस गलती की सजा खुद उसी ने दे दी जो प्यार के दावे करता था। कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। घर से उसके साथ जाकर खुद ही गलत हो चुकी हूं तो अब किसी से क्या शिकायत करूं, सिम्मी बोली। मैं करूंगा हर बात पर विश्वास, बस जब दिल करे बताना, और एक बात, तुम्हारी गलती उसे सही साबित नहीं करती और न ही उसके गुनाह को कम करती है, निमेश बोला। सिम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। डोंट वरी सिम्मी, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ इस कमरे में बिल्कुल सेफ हो। मैं यह नहीं कह रहा कि हमेशा तुमसे दूर रहूंगा या कभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। हक है मेरा तुम्हारे करीब आना। तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे करीब आने का मुझे हक है, पर तुम्हारी इजाजत के बिना कभी यह नहीं होगा। जब तुम दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लोगी और मेरे साथ कंफर्टेबल होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। तब तक तुम निश्चिंत होकर यहां रह सकती हो। मैं निमेश राठौड़ हूं, वैभव नहीं, निमेश ने कहा। सिमन ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस उसे यूं एकटक देख रही थी। निमेश उठकर उसके पास आया और उसके माथे पर हाथ रख हौले से सहलाया। इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आराम से सो जाओ, मैं वहां सोफे पर सो जाऊंगा, निमेश बोला और जाने लगा। सिमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। निमेश ने पलट कर देखा। जब तुम्हारा हाथ थामकर आगे बढ़ी तो मैंने अपना पीछे का सब छोड़ दिया है। सब भूल चुकी हूं और भूलना चाहती हूं। आज का मेरा सच सिर्फ तुम और मेरा यह बच्चा और हमारा यह परिवार है। और मैं विश्वास दिलाती हूं निमेश कि मेरा अतीत कभी भी हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य पर नहीं छाएगा, सिम्मी बोली। निमेश ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। मेरा आज का सच सिर्फ तुम और मेरा यह बच्चा है। मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूं और अब अतीत की परछाई भी मैं तुम पर, मुझ पर या हमारे परिवार पर नहीं पड़ने दूंगी। मेरे लिए आज से तुम ही सब कुछ हो। तुमने मुझे समझा और मेरी फीलिंग को समझकर मुझे समय दिया, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है निमेश, और मैं वादा करती हूं जल्दी ही सब कुछ ठीक होगा हमारे बीच में, सिम्मी बोली तो निमेश मुस्करा उठा। और हां, तुम्हें सोफे पर जाकर सोने की जरूरत नहीं है। यह बेड अच्छा खासा बड़ा है। हम दोनों आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। भावनाएं इंसान के मन में होनी चाहिए। अगर मन साफ है तो फिर एक बेड पर हो या एक कमरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे तुम पर विश्वास और तुम्हें खुद पर, तो फिर तुम्हें सोफे पर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर सो जाओ, सिमन ने कहा तो निमेश उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, फिर झुककर हौले से उसके माथे को किस कर लिया। एक सुकून सिमन के दिल और आत्मा में उतर गया। उसने आंखें बंद कर ली। निमेश दूसरी साइड जाकर लेट गया और लाइट्स ऑफ कर दी। कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में चले गए। सुबह की रोशनी जब कमरे में आई तो आनंद की नींद खुली और नजर सीधे अपने सीने से लिपटी नंदू पर गई। ये पल आनंद के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं रोज ही। हर सुबह नंदू को यूं खुद के पास, खुद की बाहों में देख आनंद को बहुत खुशी और संतोष देता है। आनंद के चेहरे पर नंदू को यूं देख शरारती मुस्कान आ गई। नंदू के लंबे बाल उसकी खुली पीठ पर बिखरे हुए थे। आनंद ने उसके बालों को एक साइड किया और उसकी पीठ पर हौले हौले से उंगली चलाना शुरू किया।